अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुशामदीद दोस्तों। आज के हमारे शो एक कप चाय इब्राहिम शेख के साथ में आपका स्वागत है। और हमारे शो के स्पॉन्सर है सिल्वर लाइन कंस्ट्रक्शन और अनेक फाउंडेशन। एक नहीं अनेक हूँ टॉपिक है पॉलिटिक्स, क्योंकि एक नेता हमारे साथ बैठे हैं, बहुत ही दिग्गज है मुमरा शहर के। कई सालों से हम उनको देख रहे हैं, बचपन से लगातार ये पॉलिटिक्स में नजर आ रहे हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आज की चाय की चर्चा हम राजू भाई के साथ करें। 25 साल से ये 30वां साल है, अभी तक टिके हुए। और अभी भी राजू भाई की उम्मीद है कि अगला जो इलेक्शन आएगा वो भी राजू भाई कंटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। जैसे आपका पॉलिटिकल करियर जो रहा, बचपन से आपको देख रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे शुरुआत हुई उसकी? हमारे जब हम मुमरा में आए तब मुमरा कौसा जो है वो एक ग्राम पंचायत हुआ करता था। 1982 में ग्राम पंचायत खत्म होकर के महानगर पालिका के यहाँ पे डिक्लेरेशन हुआ। पहले इलेक्शन 1986 के हुए। मेरे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे उस वक्त में, और हमारे यहाँ के जो मैं उस टाइम 16 साल का था। अच्छा। और 1986 में हमारा पहला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस की तरफ से हमारे नईम खान साहब ने पहला इलेक्शन यहाँ पर कॉन्टेस्ट किया था। उनके सामने शिवसेना की तरफ से इब्राहिम सालन साहब थे। और हम लोग, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, फरवरी का महीना था, मैं बोर्ड एग्जाम्स देते हुए नईम खान साहब के साथ में रैलीज में, उनके साथ में, उनके फंक्शंस में, उनको जहाँ भी वो कन्विंसिंग करने जाते थे, साथ में अक्सर जाया करता था। छोटी सी उम्र थी मेरी, थोड़ा सा पैशन था मुझे पॉलिटिक्स का हमेशा से। और नईम खान साहब हमेशा से मेरे एक पॉलिटिकल गुरु रहे, तो उन्हीं के साथ में रह करके मैं 1986 से पॉलिटिक्स में आया हूं और पॉलिटिक्स के अंदर मैंने कदम रखा है। जैसे कि अभी आपने 25 साल आपको पूरे हो चुके हैं, फैमिली में आपके कॉर्पोरेटर थे, आपके वालिद साहब भी बहुत अच्छे तो भी थे, उनके बाद आपकी फैमिली सिलसिला चलता रहा। लेकिन आपने उन 25 सालों में अपने वार्ड में क्या काम किया? आपने कोई दूसरे वार्ड से तो लड़ा नहीं, वही वार्ड से लड़ा, तो वार्ड में क्या काम किया आपने, क्या सुधार लाया? ऐसा है कि हमारा रशीद कंपाउंड जो है हमेशा से बदनाम रहा है, थोड़ा सा वहाँ पर एंटी सोशल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रहते थे। रशीद कंपाउंड में सिर्फ एक ही एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स थी। पेट्रोल पंप से जब हम घुसते थे तो देवरी पाड़ा, जिसे श्रीलंका भी कहा जाता है, वो 1730 मीटर का रोड हुआ करता था। उसी में से लोगों को आना था, उसी में से लोगों को जाना था। 12 फीट का रोड था वो। धीरे धीरे हमने उसको अच्छे तरीके से डेवलप किया। हमने उसका रोड वाइडनिंग की, रास्ता रुंदीकरण किया, पहले हमने डामरीकरण किया, फिर हमने उसको कॉन्क्रीटीकरण किया। कई जगहों पर गटर की सुविधाएं थी नहीं। नईम खान साहब जब हमारे यहाँ पे नगर सेवक थे 1986 से लेकर के 1997 तक के वहाँ पर नगर सेवक रहे, तो उनके जो काम थे उसके बाद में बहुत बड़े कुछ काम हुए नहीं थे वहाँ पे। फिर मेरे वालिद साहब जब यहाँ पे नगर सेवक बने तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया कि किस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, जिसके ऊपर हमने वाटर मीटर गढ़ा, जो एक सिविक एक प्रॉब्लम्स होते हैं हर एक घर के, कि हमें अच्छा एक शुद्ध पानी पीना चाहिए, अच्छा एक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारे इलाकों में कचरा गंदगी नहीं होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, हमारे यहाँ पर पाथवेज होने चाहिए। ये छोटे मोटे जो हमारे सिविक के काम होते हैं उसके ऊपर हमने गौर किया, ध्यान दिया और हमने उसको एग्जीक्यूट किया। आज आपको मैं बता दूं कि रशीद कंपाउंड के अंदर 4 एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं। आप बाज होटल से भी जा सकते हैं, आप अमन गार्डन से भी जा सकते हैं, आप फरीद नूरी की बेल है, नूरी बेल्स, वहां से भी जा सकते हैं, और पेट्रोल पंप से भी जा सकते हैं। ये तो 4 रास्ते हो गए। इसके बाद में हमने हमारा जो बाईपास जो रोड बन रहा था, इस बाईपास रोड के वक्त में मुझे बराबर याद है कि राजू बैरट और रिकी बैरट जो अटलांटा के मालिक हैं, उन लोगों ने रशीद कंपाउंड का जो सबवे है, उस सबवे को उन्होंने 3 मीटर का किया था। मैंने जाके उस काम को रोका था। मेरे ऊपर FIR दर्ज हुई थी उस वक्त में, मैं अरेस्ट सरकारी काम में बाधा डालने के लिए 353 का केस लगा था मेरे ऊपर, और मैंने उस काम को रोका था। तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि सर, रशीद कंपाउंड से देवरी पाड़ा का जो हिस्सा है उसके बीच में आप ये जो रोड बना रहे हैं, अगर हमारे उस तरफ की जो आबादी है, उस आबादी को अगर आप देखेंगे तो एज पर नॉर्म्स जो है वो कम से कम 10 मीटर का होना चाहिए। आप 3 मीटर का रास्ता दोगे नीचे से सबवे से, तो लोगों को इन फ्यूचर बहुत तकलीफ होने वाली। जैसे मिलन सबवे आपने देखा होगा बम्बई में, हमेशा से वो नाक की हड्डी रही है हमेशा से, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ भी ऐसा ही होने वाला था, मगर हमने इस काम को रुकवाया, केस लिया अपने ऊपर, और उसे हमने 10 मीटर करवा करके। जैसे कि आपने काम तो बता दिए, मैं आपको बता रहा हूँ दूसरे जो काम नहीं हुए कि मुमरा शहर में 25 साल से कॉर्पोरेटर है, लेकिन हर साल थोड़ी सी बारिश में पूरा कंपाउंड भर जाता था। ठीक है। दूसरी बात, कचरे की आप बात की, आपकी रशीद कंपाउंड के अंदर डंपिंग ग्राउंड है, वो क्यों नहीं हट पा रहा? तीसरी बात, जो नाला है, जो हमारा नाला, वो मुझे लगता नहीं कि वो जब बना था उसके बाद में फिर बना होगा, वो क्यों, ये सब डिले सब क्यों नहीं हुआ आपकी? सबसे पहले तो मैं आपसे, रशीद कंपाउंड में डंपिंग ग्राउंड नहीं है। डंपिंग है सर, डंपिंग है। ऐसा होता है कि कुछ आइसोलेटेड प्लेसेस के हो, क्योंकि हमारा रशीद कंपाउंड मिनी डंपिंग ग्राउंड बोल सकते हैं उसको। नहीं, डंपिंग ग्राउंड मिनी ग्राउंड नहीं है। आइसोलेटेड प्लेस होने की वजह से अक्सर लोग हमारे, असल में रशीद कंपाउंड प्रॉब्लम क्या है कि रशीद कंपाउंड में बहुत सारे फेरी वाले हैं, बहुत सारे हॉकर्स हैं जो वहाँ पे होलसेल का धंधा करते हैं, फ्रूट्स का और भाजी का।
अब होता क्या है कि उनके पास जब भी जो चीज़ सड़ जाती है, बच जाती है, खराब हो जाती है, वो आगे कहने के वो डंप कर देते हैं। पहले डंप क्या करते थे पूरा, वहाँ पे तो लोग जी, रह रहे बिल्कुल बिल्कुल। हमने उसके ऊपर बहुत कोशिश की उसको बंद करने की, हम कहीं कामयाब हुए, कहीं नहीं कामयाब भी हुए, और उसके बाद में हमने उसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, हमने केस किया बहुत सारे लोगों के ऊपर, उनको पेनल्टीज लगाई, उनके ऊपर फाइन्स लगाई। आज माशाल्लाह हमारा एलाइट का जो डंपिंग था वो तकरीबन 80% कम हो चुका है, और हमारा जो रईस अनीस गार्डन के सामने का जो सबवे के ठीक बाजू में जो फरीद अली साहब की बिल्डिंग है उसके ठीक सामने एक डंपिंग ग्राउंड था, वो भी तकरीबन 80% कम हो चुका है। मगर इसके अंदर मैं समझता हूँ कि गलती हमारे महानगर पालिका की भी है कि हमने एक अच्छी सोच के साथ में महानगर पालिका का जो हमारा सैनिटेशन डिपार्टमेंट उसको हमने प्राइवेट इसके लिए किया था कि प्राइवेटाइज हो जाएगा तो अच्छे से काम होगा, करप्शन कम होंगे। मगर मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हम हर सालाना 6.5 करोड़ रुपए खर्चा किया करते थे, आज हम 15.5 करोड़ खर्चा करने के बाद भी हमारे ऊपर एक दाग और धब्बा लगा हुआ है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर करप्शन हो रहा है। कितने लोग उसके अंदर कैसे काम कर रहे हैं, कैसे उनको पगार मिल रही है, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, कौन उसका फायदा उठा रहा है ये भी मुझे अच्छे से मालूम है, और सारे प्रश्न जरूर खुलासा करूंगा मैं। ये रही हमारे कचरे को लेकर के बात। दूसरी बात रही हमारे नाले को लेकर। 1997 के अंदर मुझे बराबर से याद है कि मेरे वालिद साहब ने जो चरनीपाड़ा नाला है, क्योंकि चरनीपाड़ा नाला पहले बहुत बड़ा हमारे यहाँ पर एक धरन हुआ करता था, 200 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का धरन था, तो उस धरन से वो पानी होकर के हमारे खाड़ी में जाया करता था, बहुत पुराना नाला था। धीरे धीरे वहाँ पर जैसे जैसे नगर सेवक आया तो उन्होंने उसको थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की, पहले यूसीआर बाउंड्री हुई, फिर पिचिंग हुई, उसके बाद में फिर आरसीसी वॉल हुई, मगर सही तरीके से नाला बन नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे मेरे वालिद साहब ने उसका फॉलोअप लिया, फॉलोअप लेने के बाद में हमारा जो चरनीपाड़ा से लेकर के डोंगरा हॉस्पिटल तक का जो नाला है उसको मेरे वालिद साहब ने 97 से लेकर के 2002 के बीच में बनवाया। उसके बाद में 2007 में हमने उसी वॉल को यूसीआर पर पिचिंग करके हमने उसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया। उसके बाद में अभी जब हमारे लास्ट टाइम हमारे जो कमिश्नर थे संजीव जायसवाल साहब, उससे मेरा बहुत इस बात के ऊपर तकरार भी हुई कि सर हमारा इतना पुराना नाला, ये हमारे गांव का पहला नाला हुआ करता था जो मोमरा में सारे पानी को समेटता था और जाके खाड़ी में छोड़ता था, मगर इसके ऊपर आपने बजट नहीं दिया, मुझे बजट चाहिए। तो 9 करोड़ 35 लाख के आसपास का बजट उन्होंने सैंक्शन किया, ऑन द स्पॉट सैंक्शन किया, हमने काम शुरू करवाया, टेंडर लगा उसके अंदर शेहना कंस्ट्रक्शन ने काम शुरू किया, मोर देन 50% उन्होंने काम कर भी दिया, और उसके बाद उन्होंने काम बंद कर दिया। हमने अक्सर उसका फॉलोअप लिया, कमिश्नर से कहा, हमारे जो डिपार्टमेंट के जो लोग, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग, जो टेक्निकल स्टाफ जो है, उनसे हमने हमेशा कहा कि भाई ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है। तो एक ही बात हमेशा सामने आई कि वहाँ पे एनक्रोचमेंट से हमें हटाना पड़ेगा, वहाँ पर झोपड़पट्टी से तोड़ना पड़ेगा, फलानी बिल्डिंग है उसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़िए, हाँ हमने कोशिश की, और आज मैं समझता हूँ कि मोर देन 70% नाला बन चुका है, और उम्मीद है क्योंकि अभी पिछले जो 3 साल जो गए हमारे, आपको मालूम है पेंडेमिक के दौर की वजह से बहुत सारी दुश्वारियां आई। आज हमारे पास, हमारी महानगर पालिका के पास पगार देने को भी पैसे नहीं, ये हमारी परिस्थिति। इसके अंदर हम कहाँ से डेवलपमेंट वर्क कर सकते थे, पर फिर भी कहीं ना कहीं रफ्तार, मतलब हमारी जो गाड़ी है पटरी पर आ रही है, धीरे धीरे हमको सैंक्शन मिल रही है। एक अच्छी बात हमारे थाने महानगर पालिका के लिए ये हुई है कि हमारे थाने महानगर पालिका का ही एक नगर सेवक आज सीएम बनकर बैठा है। एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमें उससे किस तरीके से फायदा लेना चाहिए, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा सोच विचार करना चाहिए, किस तरीके से हम उनसे जाकर के मिले, उनसे कोऑर्डिनेट करें। उनके पास बहुत सारे फंड है, MSRDC के फंड है, MMRDA के फंड है, स्टेट गवर्नमेंट के फंड है, बहुत सारे अलग अलग फंड है। उन फंड्स को ला करके हम लोग मुमरा कोसा के अंदर जो बेसिक एम्यूनिटीज है उसको किस तरीके से पूरा किया जाए, किस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो जैसे अभी जैसे सुनने में बीच में आ रहा था राजू अंसारी को दूसरी पार्टी में जाने वाले हैं, मतलब ये क्यों ऐसा, मतलब आप? ऐसा है कि मैं जब से मैंने होश संभाला है, मेरी एक विचारधारा जो हमेशा कांग्रेस से मिलती है, क्योंकि इस देश के अंदर 70 साल के आसपास कांग्रेस ने राज किया है। ये कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और एक अच्छे तरीके से उन्होंने इस देश के अंदर हर चीज़ को किया है, चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो, बेसिक हेल्थ केयर हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोगों के स्कीम्स हो, लोगों के जो किस तरीके से क्या आम आदमी तक के फायदा पहुंचना चाहिए हमारे गवर्नमेंट की स्कीमों का, वो करवाने की उन्होंने कोशिश की, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से देश को चलाया। सर्वधर्म संभव किस तरीके से होता है, अनेकता में एकता किस तरीके से होती है, ये कांग्रेस ने दुनिया को सिखाया। अब कांग्रेस में थे ना, उसके बाद में आज भी कांग्रेस में ही, फिर तीसरी पार्टी में ना। मैं आज भी कांग्रेस में ही, मैंने कभी कांग्रेस को नहीं छोड़ा। फैमिली से तो नगर सेविका है ना हमारे घर में, नगर सेविका आज राष्ट्रपति से एक ही घर से दो पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वसुंधरा राजे सिंधिया को देख सकते हैं कि वो उसके बाद बीजेपी में थे और बादल सिंधिया साहब कांग्रेस में तीसरी थे। पार्टी भी कुछ ट्राई करी थी। ऐसा है कि बहुत सारे लुक्रेटिव ऑफर्स हमारे पास आए कि साहब हम आपको मुमरा कोसा का मतलब बागडोर आपके हाथ में देते हैं, हमें 2022 का जो इलेक्शन है उसमें हम चाहेंगे कि हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आप काम करें। मैंने बहुत सोच विचार किया, मगर उसके बाद मुझे ऐसा लगा ये डिसीजन जो है मैं नहीं ले सकता हूँ, ये डिसीजन जो हमारी जनता जनार्दन उन्होंने लेना चाहिए। तो मैं जरूर इसके ऊपर हमारी जनता जनार्दन से बात करूंगा, क्योंकि आखिर में वही है जो हमें बनाती है, वही हमें बिगाड़ती है। वो आपको ऑफर दी? जी बिल्कुल, हमें ऑफर्स आए हैं, हमारे ऑफर्स आए हैं। अभी तो डिटेल में नहीं बता सकता आपको मैं, पर मेरे पास ऑफर्स आए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मैं कोई भी डिसीजन खुद से सोच करके या खुद से नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं जनता का बनाया हुआ आदमी हूँ और जनता से डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी 2017 का जो चुनाव हुआ उसमें आपने 2 टिकट मांगी थी, लेकिन एक ही मिली, उसमें आप बहुत नाराज थे जी, क्यों ऐसा? और एक टिकट आप लड़ रहे हैं एनसीपी से, दूसरी टिकट अपक्ष से लड़ते जीतते? जरूर जीते थे, मुझे ऐसा उम्मीद थी कि जरूर जीते। अब कुछ था, पॉलिटिकल फंडा था ऐसा
कि हमारे कुछ जो वरिष्ठ जो थे लोग, उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया कि नहीं आप वापस ले लीजिए, हम तुम्हारे को ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब कुछ तरीके के ऑफर्स मुझे देने की कोशिश की। नहीं, मुझे ऑफर से ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक है इस बार वापस ले लेता हूँ और अगली बार मैं दोनों सीट लड़ूंगा। अभी कौन सी पार्टी में आप? कांग्रेस में ही हूँ, मैं कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। कांग्रेस में जी, तो आप कहीं ना कहीं नजर आते हो। मैं हर जगह देखो ऐसा है कि आप वो भी आप हमेशा नजर आए, आज भी आप नजर आए मुझे। आप पॉलिटिक्स जो है सिर्फ 15 दिन की होनी चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं उस दिन से लेकर के काउंटिंग तक के, ये 15 दिन के अंदर ही हमने हमारे जो पॉलिसीज है, जो हमारी विचारधारा है, उसके ऊपर हमें एक लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें देखना चाहिए किस तरीके से हम पब्लिक के काम करने की कोशिश करते हैं और करना चाहिए। 15 दिन आप लड़ें, किसी के ऊपर कीचड़ ना उछालें, मगर अपोजिशन की तरह आप लड़ें। इलेक्शन में जो भी आपको जनता ज़्यादातर आपको रिजल्ट देती है उसको दिल से स्वीकार करो, आगे बढ़े। मगर बाकी के जो 4.5 साल जो होते हैं, ये मैं समझता हूँ कि अगर आप इस शहर में रहते हैं, इस माशरे में रहते हैं, तो इस माशरे का किस तरीके से उद्धार होना चाहिए, उसके लिए हमें सारी पार्टियों को लेकर के ही चलना पड़ेगा। आज मेरी हर पार्टियों में अच्छी दोस्ती और अच्छे ताल्लुक हैं। अच्छी बात होना भी चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि मैं आपने कहा आप कांग्रेस में हो अभी, जी। ठीक है, फिर आप 2 टिकट मांगोगे जी, किससे मांगोगे? पब्लिक बताइए किससे मांगना वो तो चाहिए। किससे मांग, अभी मैंने अभी आपसे- तो सबसे पहले- ऑलरेडी एक आपके घर में एनसीपी से नगर से होते हैं, तो जब एनसीपी से 2 टिकट मांगोगे या कांग्रेस से मांगोगे? मैंने अभी आपसे ये कहा कि फैसला मैं नहीं लेता हूँ, अक्सर हमारे इलाके के जो लोग हैं वही फैसला लेते हैं, क्योंकि वही हमें बनाते हैं, वही हमें बिगाड़ते हैं। तो हम उन्हीं के पास अपने बॉल को रखेंगे, बॉल शुड बी इन देयर कोर्ट। वो बताएंगे मुझे कि किस पार्टी से हमारे घर के लोग अभी तो पार्टी से लड़ना से चाहिए। नजदीक ही है ना। नहीं, अभी तो बहुत वक्त है, अभी कम से मेरा अंदाजा कि 3 महीने और लगेंगे इलेक्शन होते होते। बहुत सारे डेलिमिनेशंस बाकी हैं, बहुत सारे रिजर्वेशंस बाकी हैं, तो 3 महीने का वक्फा है। जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी उस दिन हम जनता के सामने जाएंगे, जनता के दरवाजे पर जाएंगे, हाथ जोड़कर उनसे हम गुजारिश करेंगे आप बताएं हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हमेशा से मेरे वालिद साहब ने एक बात कही है कि कोई भी काम करने से पहले अपने बुजुर्गों से, अपने इलाके के लोगों से बिल्कुल पूछ लिया कीजिए। ठीक है, जैसे कि अभी आपने कहा कि लोगों ने कहा कि एक बार कुर्बानी दे दो, दोबारा होगा, दोबारा देख लेंगे, फिर वो चीज़ आई तो राजू भाई का फिर कुर्बानी देंगे? कहते हैं ना कि वो दूध का जला फूक छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप शायद जानते होंगे मुझे कि मैं पिछले 40 सालों से पॉलिटिक्स के अंदर हूँ, इस बार कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस। तो आने वाले वक्त में अभी जैसे कि चुनाव आ रहा है, चुनाव जीतने के बाद तो अभी क्या मुद्दे आपने सोचा है कि नहीं मुमरा शहर के लिए कुछ तो करना है? अभी आपको मैंने एक बात कही है अभी आपसे कि हमारे थाने महानगर पालिका की नसीब है कि हमारे ही अंदर से एक नगर सेवक आज सीएम बना हुआ, उसका हमें किस तरीके से फ़ायदा लेना चाहिए। आज आप जानते हैं कि बीएमसी जो है, बीएमसी के पास खुद से 11 डैम्स है, पर मुझसे हमारी जो टीएमसी उसके पास एक भी नगर नहीं है। हमारे बाद में बनी है एनएमएमसी, केडीएमसी, मीरा भयंदर, ऐसे कई अलग अलग महानगर पालिका जिन्होंने अपने डैम्स बनाए हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है, हमारी महानगर पालिका की चूक हो रही है, हमारे पास डैम नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर ये होता है कि हमें पानी कहीं ना कहीं से खरीद करके लाना पड़ता है। आज मुमरा का जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से यहाँ पर बड़े बड़े टाउनशिप्स बन रहे हैं, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 से 10 साल के अंदर मुमरा की आबादी 10 लाख के ऊपर क्रॉस कर ली जाएगी। अब जब ये 10 लाख की आबादी क्रॉस करेगी तो हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा ना। हम आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हॉकर्स का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। आप कभी नॉर्थ इंडिया जाएंगे तब देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे MLCPs होते हैं, 4 गुंठे 5 गुंठे के अंदर। मैंने लखनऊ में देखा है, मैंने कानपुर में देखा है, इलाहाबाद में देखा है, मैंने भोपाल में देखा है, मैंने बहुत सारे नॉर्दर्न सिटीज़ के अंदर देखा है कि वहाँ पर लोग एक MLCPs बनाते हैं जिसे मल्टी लेवल कार पार्किंग कहते हैं, जिसके बेसमेंट के अंदर गीली सब्जी का कारोबार होता है, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो फल फ्रूट और सब्जियां बिकती हैं, उसके ऊपर ग्रोसरीज बिकती है, उसके ऊपर जो है पार्किंग होता है। तो बहुत सारा एक ऐसा सेंट्रलाइज एक ऐसा सिस्टम हो जाता है कि वहाँ पर आपको पार्किंग भी मिल जाती है, प्लस साथ में आपको वहाँ पर एक हॉकर जोन भी मिल जाता है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे मुमरा का से 5 अच्छे जगह को हम लोग मार्क करते हैं और उसके ऊपर हम लोग एक MLCPs बनाने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ में भी आपने सुना होगा हमारे यहाँ पे मुमरा, कौसा और दीवा के लिए 212 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया पानी के लिए, ऑटोमेशन ऑफ वॉल्स एंड रीमॉडलिंग ऑफ वाटर डिपार्टमेंट के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, आप सोने का पाइप लगा दें, जब पानी वहाँ से छुड़ेगा नहीं तो क्या पानी बढ़ जाएगा अपने आप? नहीं बढ़ने वाला। आज 1995 में हमें 45 ml पानी मिला करता था, आज वो 51 ml पर आया, 51 ml, मतलब पिछले 20 साल के अंदर 6 ml बढ़ा है। और हमारे ही साथ में एक दीवा करके हमारे बाजू में एक शेख है, उसका खुद का एक रेलवे स्टेशन है, खुद की आबादी है, और 1995 में वहाँ 8 ml था, 8 से 22, 19 हुआ, 19 से 22 हुआ, 22 से 32 हुआ, आज 42 ml पानी है, जबकि सिर्फ 2.5 लाख की आबादी। तो मैं ये समझता हूँ कि अक्सर चिराग तले अंधेरा होता है, हमारे पास भी चिराग तले अंधेरा नहीं, चिराग बहुत फड़फड़ा रहा है मगर कुछ काम नहीं हो पा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे CM साहब से बात करके हमारे मुमरा को के लिए कम से कम 20 ml पानी पड़वाना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास प्रोविजन है, क्योंकि हमें जो पानी मिलता है बारवी डैम से, आज उसकी कैपेसिटी 931 mld पर डे की है। 931 मिलियन लीटर्स पर डे हम पानी सप्लाई करते हैं वहाँ से, जिसमें 100 ml पानी हमें महानगर पालिका को वो देते भी हैं। क्या 100 ml की जगह 120 ml नहीं मिल सकता है? मिल सकता है अगर हम चाहें तो। इस बार हमने बहुत कोशिश की। लास्ट टाइम जो हमारे जल संपदा मंत्री थे जयंत पाटिल साहब, या हमारे MIDC के मिनिस्टर थे सुहास देसाई साहब, हमने उनसे बैठ के जॉइंट मीटिंग की, बात तो हुई,
बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे हमने फॉलोअप किया, पर काम नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि हम एक कॉर्पोरेशन के लोग हैं, छोटे बंदे हैं, हमें कहने के पीछे से बूस्टिंग चाहिए, पीछे से बैकअप चाहिए, वो हमें प्राउड से नहीं मिल रहा था। उसी के बाद में हमारे मुमरा कौसा के अंदर आप देखेंगे कि पूरे रास्तों के ऊपर ट्रैफिक कंजेशन है। क्यों है भाई? जिसका आज मीटिंग थी, जिसके ऊपर आज बहुत बड़ी मीटिंग ली गई, बहुत सारे वायदे वहीद किए गए, पर मैं नहीं समझता इतना आसानी से इंप्लीमेंट होगा। इसमें कहीं ना कहीं गलती जनता की भी है, लोगों की भी गलतियाँ हैं कि हमें कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। मुमरा में जैसे ट्रैफिक का मुद्दा था, जो भी मीटिंग थी, तो क्या लगता है आपको कि मुमरा शहर में सिग्नल नहीं है? अगर मुमरा में सिग्नल हो तो ट्रैफिक में कहीं ना कहीं कंट्रोल आ सकता है। मुझे एक बात बताइए, आज हमारे मुमरा कौसा का एक जवान लड़का जब वो बाइक लेकर के निकलता है तो रेती बंदर तक वो बिना हेलमेट के जाता है, और जैसे ही वो रेती बंदर क्रॉस करता है तो वो हेलमेट पहनता है। क्यों? कानून तो वहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन की जो अथॉरिटी है, चाहे वो ट्रैफिक विभाग हो, चाहे वो आरटीओ, अगर आप लगाओगे तो रूल फॉलो करेगा? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हम करना ही चाहते हैं। आज हमारे जो ट्रैफिक के मसले हैं, इस ट्रैफिक के मसले में हम चाहे तो बहुत अच्छी जगह से हम लोग पीएन पार्क कर सकते हैं, ऑलरेडी पार्किंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं हम लोग। एक चीज़ और है, लास्ट सवाल करता हूँ आपसे। तो मुमरा शहर, जैसे कि हमारा मुमरा से हम पकड़े और वेटी तक तो कई स्टेशनों पर एक्सीलेटर्स लगे हुए हैं, लेकिन मुमरा शहर में नहीं लगा। उसके लिए हमारे शहर के जो है कुछ पार्टी के अपोजिशन के लोग हैं, वो लगातार उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा। इस पर क्या है? इस पर आपने कभी, मुझे ऐसा लगा नहीं कि आपने आवाज़ उठाया है। जी, मैंने आज से 2 महीने पहले की बात है, मैं और हमारे यहाँ के जो लोकल खासदार हैं श्रीकांत शिंदे साहब, उन्हीं के साथ में हम लोग मुमरा रेलवे स्टेशन का दौरा किया था। वहाँ से हम लोग सीधा DRM साहब, जो हमारे डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं, उनके पास गए थे। टेंडर कॉल कर दिया गया है, उम्मीद है कि विदिन 10 to 15 डेज ये ऐसा काम शुरू हो जाएगा। 10 to 15 डेज एस्केलेटर से काम शुरू हो जाएगा। मतलब सितंबर से 3 स्टेशन है मेरे ख्याल से, एक दीवा है, एक मुमरा है, और एक शायद बदलापुर है, या कौन सा एक स्टेशन, 3 स्टेशनों का एक साथ में फाइल पुटअप की गई है। टेंडर कॉल कर दिए गए, टेंडर फ्लोटेड हो चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसका ऑर्डर मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा मुमरा के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसा कहीं ना कहीं देखो ऐसा है, में कलवा है जी, कलवा में लग गया सर, वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा है कि हमेशा अंधों में काना ही राज चुन करके आएगा। जब तक कि हमारी जनता के अंदर एक सियासी शऊर नहीं पैदा होगा, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं आएगी हमारे अंदर, तो हमारे को कोई भी राज कर लेगा। कोई भी आएगा, इलेक्शन से 2 महीने पहले पोस्टर बैनर लगाएगा, कुछ पैसे खर्चा करेगा और इलेक्शन जीत जाएगा। इसके लिए हमें, जब इलेक्शन आती है, अक्सर मेरे इंटरव्यूज में या मैं बोलता हूँ बाइट्स के अंदर कि जनता जब इलेक्शन आता है, आप बाजार जाते हैं तो बाजार में जाकर टमाटर खरीदते हैं। टमाटर 3-4 टाइप के मिलते हैं आपको। एक दबा कुचला हुआ टमाटर हो जो 5 से 10 रुपये किलो मिलता है, एक पीला टमाटर हो जो 15 से 20 रुपये किलो मिलता है, एक लाल टमाटर हो जो 20 से 35 रुपये किलो मिलता है, और एक आजकल ऑर्गेनिक आया हुआ है, ऑर्गेनिक टमाटर जो 100 रुपया 150 रुपये किलो मिलता है। तो हर चीज़ का आपके पास वहाँ पे स्कोप होता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो क्या इलेक्शंस के वक्त में हमारे पास जब लोग कैंडिडेट आते हैं, हमारे पास एक कैंडिडेट आता नहीं, कई कैंडिडेट होते हैं आपके सामने, तो क्या हमें ज़रूरत नहीं है कि हमारे कैंडिडेट को ठोक बजा करके देख लें, उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या उसका पैशन है, वो पॉलिटिकली कितना मैच्योर है, उसके विजन्स क्या है, फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है, ये सब चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी उनसे। हम करते ही नहीं। इसके लिए मैं रशीद कमल के लोगों को सलाम करता हूँ कि रशीद कमल में बहुत सारे लोग हैं, सुभाष गोयल साहब आए, यासीन सुरमे साहब आए, रऊफ लाला साहब आए, अच्छे कैंडिडेट आए, बहुत सारे कैंडिडेट्स आए, और अल्लाह ने हमेशा हमें वहाँ पे कामयाब रखा है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि रशीद कमल के लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थे मुमरा शहर के एक बहुत ही दिग्गज पॉलिटिशियन, जो कि मंजे हुए खिलाड़ी बोलेंगे। उन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, लेकिन कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल पाया मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो वक्त आने पर पता चलेगा कि राजू अंसारी कौन सी पार्टी में जाते हैं और कौन सी पार्टी से टिकट लेकर इलेक्शन लड़ते हैं। फिर मिलेंगे अगले खबर के साथ। मैं इब्राहिम शेख, मुमरा से।